हेलो। आज हम यूनिट फर्स्ट के सारे जो अपनी बुक है उसके लास्ट में जो क्वेश्चंस है उनको सोल्व करेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, किसी 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन क्या होगा। देखो, घन का आयतन क्या होता है? आयतन होता है भुजा की क्यूब। भुजा आपको कितनी दे रखी है? 1 सेंटीमीटर, और निकालना किस में है? मीटर में निकालना है। तो 1 सेंटीमीटर आपका होता है 1/100 मीटर। अब देखो, ये आपकी आ गई भुजा मीटर में। अब बस भुजा की क्यूब कर दो आप, 1/100 गुणा 1/100 गुणा 1/100 मीटर क्यूब, यूनिट आ गई वॉल्यूम की, आयतन की। तो ये कितना हो गया? 1/10⁻6 मीटर, और 10 को ऊपर ले जाऊंगा तो कितना हो जाएगा? 10⁻⁻6 मीटर। तो पहले का आंसर क्या आ गया? 10⁻⁻6 मीटर। ऐसे ही दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका बता रहा है कि किसी 2 सेंटीमीटर त्रिज्या व 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले सिलेंडर का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा। पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है सिलेंडर का? पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है सरफेस एरिया इज इक्वल टू 2πr r प्लस h, ये होता है। अब आपको दे रखा है सेंटीमीटर में और निकालना है mm में। तो 2 सेंटीमीटर को mm में अगर कन्वर्ट करूं तो कितना हो जाएगा? 20 mm। 1 सेंटीमीटर में 10 mm होते हैं, तो 2 सेंटीमीटर में कितने हो जाएंगे? 20 mm। ऐसे ही हाइट क्या हो जाएगी? 10 सेंटीमीटर है तो हाइट हो जाएगी आपकी 100 mm। तो ये आ गई आपकी mm में वैल्यूज, त्रिज्या और हाइट की। बस अब इस फॉर्मूले में रख दो आप, 2 गुणा 22/7 गुणा त्रिज्या कितनी है आपकी? 20, तो गुणा 20 गुणा, और आपकी है हाइट है आपकी 100 और रेडियस है आपकी 20, तो ये होगी 120। और यूनिट क्या होती है एरिया की? mm²। तो ये कितना आ जाएगा? आप इसे कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 15,072 mm²। अब इसको अगर 10 की पावर में लिखना हो तो ये हो जाएगा 1.5 × 10⁴ mm²। ये कैसे लिखा? देखो, यहाँ पे अगर मेरे को पॉइंट लगाना है तो इसके बाद कितने डिजिट है? 4 डिजिट है, तो ये 4 10 की पावर में आ जाएंगे। बस इस तरह से हो जाएगा। आपका तीसरा क्वेश्चन क्या दे रखा है? तीसरा क्वेश्चन दे रखा है, कोई गाड़ी 18 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रही है, तो यह 1 सेकंड में मीटर चलती है। यानी कि आपको पहले तो इस किलोमीटर पर आवर को है ना मीटर पर सेकंड में करना पड़ेगा, क्योंकि आपको पूछ रखा है किसमें? सेकंड और मीटर। आपको किलोमीटर पर आवर को सेकंड मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसका एक तो होता है डायरेक्ट, मैं बता देता हूं कि जब भी किलोमीटर पर आवर दे दे और आपको मीटर पर सेकंड पूछे तो ये है कि आप डायरेक्ट 5/18 से गुणा कर दो जो भी वैल्यू है किलोमीटर पर आवर की। अब ये 5/18 आती कैसे है ये भी देख लेते हैं। जैसे कि आपकी स्पीड क्या दे रखी है? स्पीड यानी कि चाल दे रखी है 18 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आपको इसको मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 18 तो मैग्नीट्यूड है ही। अब किलोमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1000। ये तो आपका किलोमीटर तो मीटर में चेंज हो गया। अब घंटे को सेकंड में करना है, तो 1 घंटे को पहले तो मिनट में करो, तो 1 घंटे में कितने मिनट हो जाएंगे? 60 मिनट। अब 60 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, है ना? तो 1 मिनट में अगर 60 सेकंड हो रहे हैं तो 60 मिनट में कितने सेकंड हो जाएंगे? 3600। अब बस इसको सोल्व कर दो, ये आ जाएगा आपका
10/36। इसको मैं 2 से और काटूंगा तो ये आ जाएगा 5/18। तो आपको कभी भी मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना हो और आपको दे रखा है किलोमीटर पर आवर में, तो बस आप सीधा ना जो भी वैल्यू है इसको 5/18 से मल्टीप्लाई कर देना। तो ये कितना आ जाएगा 5 मीटर पर सेकेंड। ये तो आ गई आपकी चाल। आपको निकालनी है दूरी, 1 सेकेंड में दूरी। तो देखो दूरी का फॉर्मूला क्या होता है, दूरी का फॉर्मूला होता है चाल गुणा समय। ये होता है दूरी का। समय आपको कितना दे रखा है 1 सेकेंड, आपको 1 सेकेंड में निकालना है 1 सेकेंड। और चाल आपको कितनी निकाली थी 5 मीटर पर सेकेंड। तो ये कितना हो गया, सेकेंड से सेकेंड कैंसिल, तो ये आ गया आपका 5 मीटर आंसर। ये आ गया आपका उत्तर। अब देखो चौथा क्वेश्चन, देखो चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है। चौथा क्वेश्चन है शिष्य का अपेक्षित घनत्व इतना है, तो इसका घनत्व ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या किलोग्राम पर मीटर क्यूब क्या होगा। तो आपको दोनों में बताना है, पर सेंटीमीटर क्यूब में भी और किलोग्राम पर मीटर क्यूब में भी। तो देखो अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, रिलेटिव डेंसिटी, यानी कि अपेक्षित घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, पदार्थ का घनत्व। ठीक है, पदार्थ का घनत्व डेंसिटी अपॉन जल का घनत्व, जल का घनत्व। अब आपको पदार्थ का घनत्व, पदार्थ तो दे रखा है आपको शीशा, पीबी, लेड, ये तो आपको दे रखा है पदार्थ। इसका घनत्व आपको निकालना है ना, इसका घनत्व यानी कि पीबी का घनत्व आपको निकालना है। आपको अपेक्षित घनत्व दे रखा है, यानी कि रिलेटिव डेंसिटी आपको कितने दे रखी है 11.3 दे रखी है, बराबर ये आपको निकालना है पदार्थ का, यानी कि पीबी का, पीबी की डेंसिटी निकालनी है। और जल का अपेक्षित घनत्व होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। ये होता है, फिक्स होता है। ये आपसे याद कर लेना, कहीं नोट कर लेना कि जल का जो घनत्व होता है वो होता है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो क्या इससे मैं ये शीशे का घनत्व निकाल सकता हूँ, बिल्कुल निकाल सकता हूँ। तो शीशे का घनत्व कितना हो जाएगा 11.3 गुणा ये जो 1 ग्राम है ये इधर चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। तो ये कितना आ गया आपका शीशे का घनत्व कितना आ गया, ये है, बस ये वैल्यू है 11.3 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। अब देखो अगर मैं इसको मीटर में चेंज करूं तब क्या होगा, 1 ग्राम बराबर होता है 10⁻³ किलोग्राम, या फिर इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 1/1000 किलोग्राम, ऐसे भी लिख सकता हूँ। और 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं, 1 सेंटीमीटर में मीटर होते हैं 1/1000 10⁻3। अब ये देखो, सॉरी 1/100 होते हैं, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, ये हो गया 1/100। अब देखो ये क्यूब है तो मैं इसका क्यूब करूंगा तो ये कितने हो जाएगा 1/100 100 100, ये कितना हो गया 1/10⁶। ठीक है, तो ये ग्राम तो किलोग्राम में बन गया और ये हो गया सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर का मीटर में। तो शीशे का घनत्व कितना आ जाएगा, ये किलोग्राम पर मीटर में। तो ये तो था ग्राम, ये तो आप वैल्यू लिखो। ठीक है, अब ग्राम की जगह क्या था किलोग्राम, तो किलोग्राम की वैल्यू कितनी है 10⁻³ और बट्टे में क्या है सेंटीमीटर क्यूब, तो सेंटीमीटर क्यूब को क्या लिखना है मीटर क्यूब। तो ये कितना आ जाएगा 1/10⁶, या फिर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 10⁻⁶। अब ये ऊपर जाएगा तो ये क्या हो जाएगा प्लस में हो जाएगा 6,
10 की घात 6। अब घातें जुड़ती है, अगर बेस सेम हो तो घातें जुड़ती हैं, तो ये कितना आ जाएगा 11.3 गुणा 10 की घात -3 प्लस 6, तो ये हो गया 11.3 गुणा 10 की घात 3 किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ये आ गया आपका उत्तर। तो इस तरह से क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे। पहला क्वेश्चन कंप्लीट। अब हम करते हैं दूसरा क्वेश्चन। हाँ, ये रहा आपका दूसरा क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, हाँ, आपको यूनिट कन्वर्ट करनी है। आपको चारों क्वेश्चन में यूनिट कन्वर्ट करनी है। तो पहला क्वेश्चन क्या है, 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर बराबर कितना होगा ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, आपको ये करना है। तो देखो बहुत ही इजी है, आपको बस किलोग्राम को ग्राम में चेंज करना है, मीटर को सेंटीमीटर में चेंज करना है, और सेकंड को आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है क्योंकि सेकंड सेकंड में ही दे रखा है। तो करते हैं अपन, 1 किलोग्राम को मैं ग्राम में चेंज करूंगा, तो 1 किलोग्राम में कितने ग्राम होते हैं आपके, हाँ, 1 केजी में आपके 1000 ग्राम होते हैं। 1 मीटर में आपके होते हैं, सेंटीमीटर में करना ना, मीटर को सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर। और फिर क्या है, सेकंड, सेकंड को आपको जरूरत है नहीं। अब देखो यहाँ पे मीटर स्क्वायर है, मीटर स्क्वायर होगा तो इसका भी स्क्वायर होगा, तो ये कितना होगा 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गई अपने पास वैल्यू, बस तो अब कर दो। आपकी ये वैल्यू कितनी आ जाएगी ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, बस ये वैल्यू रखनी है आपको। ग्राम की जगह क्या लिखूंगा मैं, किलोग्राम की जगह 10 की घात 3 ग्राम गुणा सेंटीमीटर कितना आया था 10 की घात 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, और सेकंड पर सेकंड स्क्वायर, सेकंड को अपने को ज़रूरत है नहीं, तो ये कितना हो गया 10 की घात 7 ग्राम मीटर स्क्वायर सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपका पहले क्वेश्चन का आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन क्या है, 1 मीटर बराबर में कितने लाइट ईयर, 1 मीटर बराबर में कितने लाइट ईयर, आपको 1 मीटर में लाइट ईयर की वैल्यू निकालनी है कि कितने लाइट ईयर होंगे। देखो 1 लाइट ईयर कितना होता है, 1 लाइट ईयर आपका होता है लाइट की स्पीड, लाइट की स्पीड मल्टीप्लाई 1 ईयर, 1 साल, तो कितने हो जाएंगे ये। लाइट की स्पीड होती है आपकी 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये भी लिख लेना कहीं पर, ये फिक्स होती है लाइट की स्पीड वैक्यूम में। और गुणा में 1 साल में कितने दिन होते हैं, 365 दिन होते हैं। अब देखो यहाँ पे सेकंड है, तो आपको इन दिनों को सेकंड्स में कन्वर्ट करने हैं। तो पहले तो आप करोगे कि इतने दिन होते हैं, अब दिनों को घंटों में कन्वर्ट करोगे तो एक दिन में आपके होते हैं 24 घंटे, तो 365 दिन में कितने घंटे हो जाएंगे, 365 इंटू 24 घंटे। अब 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट, तो इतने घंटों में कितने मिनट हो जाएंगे, इतने। और 1 घंटे में होते हैं आपके 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकेंड, तो ये आ गई आपकी सेकंड में वैल्यू, इतनी आपके सेकंड्स होते हैं, 1 साल में इतने सेकंड्स होते हैं। अब इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे ना तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 9.46 मल्टीप्लाई 10 की पावर 15 मीटर। ये हमने प्रैक्टिकल यूनिट्स पढ़ी थी, तब भी हमने वैल्यूज निकाली थी लाइट ईयर की। तो लाइट ईयर, 1 लाइट ईयर की वैल्यू ये होती है, इतने मीटर होती है। अब आपसे पूछ रहा है 1 मीटर में कितने लाइट ईयर होंगे, अगर इतने मीटर में 1 लाइट ईयर होता है, तो 1 मीटर में यानी कि 1 मीटर यहाँ अगर लिखूं मैं, तो ये जो वैल्यू है
ये यहाँ बट्टे में चली जाएगी तो ये कितनी आ जाएगी 1/9.46 गुणा 10⁻15। तो 1 मीटर में कितनी आ गई। इसको सोल्व करोगे तो 1.057 मल्टीप्लाई 10⁻16 लाइट ईयर। ये आपका आंसर आ गया। तो इस तरह से यूनिट कन्वर्जन भी आपका हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर को आप किलोमीटर पर और स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, किलोमीटर प्रति घंटा है। तो देखो 1 सेकंड में, ये आपका क्या है, सेकंड है। सेकंड को आप मीटर, एक पहले तो मीटर को कर दो किलोमीटर। 1 मीटर में आपके किलोमीटर होता है 1/1000 किलोमीटर। तो ये कितना हो गया 10⁻³ किलोमीटर। ऐसे ही सेकंड, 1 सेकंड में आपके देखो आवर है ना, तो 1 सेकंड में आपके होते हैं 1 घंटे में आपके होते हैं 60 मिनट और 1 मिनट में होते हैं आपके 60 सेकंड। तो इतने घंटे हो जाएंगे 1 सेकंड में। तो ये कितने आ गए 3600, 1/3600 सेकंड। ये आ गया आपका। अब देखो ये स्क्वायर पूछा है ना, ये आवर स्क्वायर है और ये सेकंड स्क्वायर है। तो आपको क्या है, आवर स्क्वायर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर करना पड़ेगा। सॉरी ये सेकंड नहीं है, ये आपका आवर है। अब इसका आवर स्क्वायर करना पड़ेगा तो ये कितना हो जाएगा 1/3600 का स्क्वायर गुणा आवर स्क्वायर। अब देखो अगर मेरे को 3600 को ऊपर लाना हो ना, तो ये एक होता है थ्योरम कि अपन एक टर्म को ऊपर लाते हैं तो दूसरी टर्म अपन इनवर्स में कर सकते हैं। जैसे ये क्या हो जाएगा 3600 का स्क्वायर और आवर का -2, पावर क्या हो जाएगी -2। तो आपको 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो आप बस 3 गुणा मीटर की क्या वैल्यू थी, मीटर की वैल्यू थी किलोमीटर में 10⁻³ किलोमीटर, गुणा आवर की क्या वैल्यू थी 3600 का स्क्वायर आवर का -2 पावर। तो ये आपकी आंसर आ जाएगा। तो इसको सोल्व करोगे ना तो ये आ जाएगा 3.88 गुणा 10⁻⁴ किलोमीटर पर आवर स्क्वायर। ये आपकी वैल्यू आ गई। अब फोर्थ क्वेश्चन क्या है, फोर्थ क्वेश्चन है आपका g बराबर 6.67 × 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर kg -2 दे रखा है। तो आपको किस में बदलना है, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड स्क्वायर पर ग्राम, इसमें आपको चेंज करना है। तो देखो 1 न्यूटन आपका होता है 1 किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये देखो इससे आया है m1 m2 अपॉन एक, सॉरी इससे आया F = ma, इससे आया ये। तो m का तो हो गया kg, ठीक है, और इसका एक्सेलरेशन त्वरण क्या होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये यहाँ से आया 1 न्यूटन, और 1 न्यूटन में आपका इतना kg होता है। 1 kg में कितना होता है, 1 kg में होता है 10⁻³ ग्राम इनवर्स। अब मैंने ग्राम इनवर्स क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पे देखो ग्राम इनवर्स आया है। ऐसे तो 1 kg में होते हैं आपके 10⁻³ ग्राम होते हैं, लेकिन इनवर्स में निकालना है तो आप यहाँ पे इनवर्स लगा दो। अब 1 मीटर क्यूब में कितने हो जाएंगे 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। जैसे 1 मीटर में आपके होते हैं 100 सेंटीमीटर, तो इसका क्यूब करना है तो इसका क्यूब करो, कितने हो जाएगा 2 जीरो और 2 जीरो, ये कितने जीरो हो गए 6 जीरो। तो ये कितने हो गए 10⁻⁶ सेंटीमीटर क्यूब। बस अब इनकी वैल्यू रख दो आप,
तो 1 न्यूटन बराबर कितना आ जाएगा, 6.67 गुणा 10 की घात -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2, है ना। ये तो है आपका गिवन। अब इसको मैं चेंज करूँगा तो ये कितना आ जाएगा, 6.67 10 की घात -11 गुणा, इसको मैं करूँगा 1 केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फिर आपका होगा 1 मीटर स्क्वायर और फिर होगा 1 पर सेकंड स्क्वायर। मैंने क्या है, यूनिट्स चेंज कर दी जो भी मैंने निकाली थी। तो इस तरह से ये वैल्यू इसकी आ जाएगी, जिसमें पूछा है उसमें वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपके यूनिट कन्वर्जन होते हैं। किसमें पूछा है, इसमें थोड़ी ना पूछा है, हाँ सेंटीमीटर, सॉरी सेंटीमीटर में पूछा है। तो आप है ना केजी, जो हमने केजी की जो वैल्यू निकाली है उसमें आप सेंटीमीटर की वैल्यू रख दो। तो केजी की जगह क्या रखेंगे, 10 की घात -3 ग्राम इनवर्स, ये तो हो गई केजी की वैल्यू। अब ये मीटर पर सेकंड स्क्वायर का क्या कर दूंगा मैं, मीटर में कितना आ जाए, 10 की घात 6 सेंटीमीटर क्यूब, और पर सेकंड स्क्वायर को पर सेकंड स्क्वायर एज इट इज। तो ये कितनी वैल्यू आ गई, 6.67 गुणा 10 की घात -11 गुणा 10 की घात -8 सेंटीमीटर क्यूब पर सेंटीमीटर स्क्वायर पर ग्राम। तो ये आपकी फाइनल आंसर आ जाएगी। आपको कैलकुलेशन खुद करनी है, ठीक है, मैंने निकाल रखे हैं पहले से, तो आपको कैलकुलेशन खुद करनी पड़ेगी, वरना वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा अगर एक एक चीज़ मैं बताऊंगा, क्योंकि ये बहुत ही आसान है, कैलकुलेशंस बताने की ज़रूरत नहीं है, आप कर लोगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, ऊष्मा का मात्रक कैलोरी है और यह लगभग 4.2 जूल के बराबर है, जहां 1 जूल बराबर है आपका 1 किलोग्राम मीटर स्क्वायर पर सेकेंड स्क्वायर। अब मान लो कि हम मात्रों को कोई ऐसी प्रणाली उपयोग करते हैं जिसमें द्रव्यमान का, देखो द्रव्यमान की यूनिट क्या दे रखी है आपकी, द्रव्यमान की यूनिट दे रखी है अल्फा केजी के बराबर है, और लंबाई का मात्रक यानी कि लंबाई का मात्रक क्या दे रखा है, बीटा मीटर। लंबाई कर दो या फिर इसको मीटर कर दो, क्या दे रखा है, बीटा मीटर। और समय का मात्रक क्या दे रखा है आपका, सेकंड क्या दे रखा है, गामा सेकंड के बराबर है। यह प्रदर्शित कीजिए कि नए मात्रों के पदों में कैलोरी का परिमाण इतना होगा, ये आपको प्रूव करना है। तो अभी करते हैं, ये तो आपको गिवन है, ठीक है, ये तो आपको गिवन है, दे रखा है। अब ऊष्मा 1 कैलोरी आपकी होती है 4.2 1 केजी 1 मीटर स्क्वायर और 1 पर सेंटीमीटर स्क्वायर। अगर केजी, आपका जो केजी है अल्फा केजी है, ठीक है, तो आपका 1 केजी कितना आ जाएगा, ये देखो ये क्या है, केजी की वैल्यू क्या देगा, अल्फा केजी। तो यहाँ से मैं अगर केजी की वैल्यू निकालूं और ये है 1, अगर यहाँ 1 किलो 1 वैल्यू रखूं और ये आपकी यूनिट नई यूनिट है, तो यहाँ से केजी की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से केजी की वैल्यू आ जाएगी 1/अल्फा, ठीक है, या फिर ये हो जाएगा अल्फा इनवर्स। तो 1 केजी की जगह क्या आ जाएगा, अल्फा इनवर्स। ऐसे ही मीटर की जगह क्या आ जाएगा, बीटा इनवर्स, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, गामा इनवर्स। तो बस ये आप ये रख दो 1 मीटर, ये इसकी जगह क्या आ जाएगा, बीटा इनवर्स, और सेकंड की जगह क्या आ जाएगा, गामा इनवर्स। ये सेम ऐसे ही निकलेगी जैसे मैंने केजी की वैल्यू निकाली है ना, वैसे ही आपकी मीटर की वैल्यू निकल जाएगी। अगर यहाँ पे 1 रखूंगा, बीटा मीटर इक्वल टू 1, तो 1 मीटर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1 बीटा, और 1 बीटा होता है बीटा इनवर्स। तो इस तरह से आपके अल्फा बीटा गामा आ जाएगा। बस ये रख दिया आपने,
अब ये क्या आ जाएगा, फाइनल आंसर क्या आ जाएगा, ए कैलोरी बराबर कितना आ गया 4.2 एल्फा इनवर्स, बीटा इनवर्स और गामा इनवर्स, यही आएगा। नहीं, ये देखो पावर देखो यहाँ पे क्या है, 2 है, यहाँ पे 2 है, तो आपको ये 2 है तो इसका स्क्वायर कर दो। ये आपका -2 है तो -2 होगा, ये माइनस है तो ये कितना हो जाएगा, +2 हो जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या आ गया 4.2 एल्फा इनवर्स, बीटा -2 और गामा 2, ये आपका आंसर आ गया। यही आपको प्रूव करना था। ये देखो एल्फा इनवर्स, बीटा -2 और गामा 2, इस तरह से ये भी हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्या कर रहा है, इस कथन की स्पष्ट व्याख्या कीजिए। तुलना, क्या ये तुलना के मानक का विशेष उल्लेख किए बिना किसी विमीय राशि को बड़ा या छोटा कहना अर्थहीन है। इसे ध्यान में रखते हुए नीचे दिए गए कथनों को जहां कहीं भी आवश्यक हो दूसरे शब्दों में व्यक्त कीजिए। ये कह रहा है कि अगर मैं किसी की तुलना, देखो तुलना किसकी होती है, 2 चीजों की होती है। मान लो अगर मैं साइज का तुलना करूं, साइज का कंपैरिजन करूं, मान लो ये बड़ा है, ठीक है, ये इतना बड़ा है और ये इतना छोटा है, तो ये बड़ी है और ये छोटी है। अब इसके सामने कोई अगर ऑब्जेक्ट ही ना हो तुलना करने लायक, कोई दूसरी वस्तु ही ना हो, तो क्या मैं इसका कुछ कह सकता हूँ क्या कि ये बड़ा है या छोटा है? जब तक तुलना नहीं होगी मैं कैसे कहूंगा कि ये बड़ा है या छोटा है? तो इस तरह से इन क्वेश्चन को सोल्व करने हैं कि आपको तुलना करनी है। अब देखो आपको एक क्वेश्चन करूंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। इसमें पहला क्वेश्चन क्या है, परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं। अब छोटे तो होते हैं लेकिन किसके कंपैरिजन में, आप किससे तुलना कर रहे हो परमाणु की, है ना? तो आपको ये बताना है, यहाँ पे लिखना पड़ेगा परमाणु बहुत छोटे पिंड होते हैं, है ना? अगर मैं देखो यहाँ पे बहुत छोटे बोला है तो मैं किसी ऐसी वस्तु को लूंगा जो इससे बहुत बड़ी होगी, परमाणु से बहुत बड़ी होगी। तो मैं क्या लिखूंगा इसकी जगह, एक ही जगह कि परमाणु फुटबॉल के तुलना में बहुत छोटे पिंड होते हैं। तो एक कथन जो लिखा है इसकी जगह क्या हो जाएगा, परमाणु फुटबॉल की तुलना में बहुत छोटे पिंड होते हैं। आपको बस तुलना करनी है। अब देखो दूसरा क्या है, जेट वायुयान अत्यधिक गति से चलता है, ठीक है, लेकिन किसकी गति, मतलब किससे तुलना हो रही है, किसकी गति से तुलना हो रही है? अब अत्यधिक बोल रहा है, मतलब कोई ऐसी चीज की गति देखनी होगी जो धीमी चलती हो, बहुत धीमी चलती हो वायुयान के कंपैरिजन में। तो यहाँ से मैं साइकिल ले सकता हूँ, है ना, क्योंकि साइकिल बहुत धीरे चलती है और वायुयान बहुत तेज चलता है। बहुत बड़ा डिफरेंस है, कंपैरिजन बहुत बड़ा है। तो इसकी जगह मैं क्या लिख दूंगा, जेट वायुयान साइकिल से अत्यधिक गति से चलता है, साइकिल की तुलना में अत्यधिक गति से चलता है। ऐसे ही दूसरा हो जाएगा। तीसरा क्या है, बृहस्पति का द्रव्यमान बहुत ही अधिक है। इसमें फिर से दे दिया बहुत ही अधिक, मतलब मुझे किसी ऐसे वस्तु से तुलना करना पड़ेगा जिसका द्रव्यमान बहुत ही कम हो। तो मैं जैसे बृहस्पति गोल है तो गोल वस्तु का तुलना कर लेता हूँ। जैसे अपनी क्रिकेट की बॉल होती है वो कितनी छोटी होती है बृहस्पति की तुलना में, तो मैं लिख सकता हूँ कि बृहस्पति का द्रव्यमान क्रिकेट बॉल की तुलना में बहुत ही अधिक होता है। तो इस तरह से इसका भी कंपैरिजन हो गया। अब चौथे में देखो, इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत अधिक है। अब देखो इस कमरे के अंदर वायु में अणुओं की संख्या बहुत ही अधिक है, लेकिन कंपैरिजन किससे हो रहा है? अब बहुत अधिक बोला है तो हमें किसी ऐसी बंद बॉक्स की कल्पना करनी होगी या हमें तुलना करनी होगी जो बहुत ही छोटी हो कमरे से। अपने जैसे ज्योमेट्री बॉक्स हो गया, तो ज्योमेट्री बॉक्स कमरे की तुलना में बहुत ही छोटा होता है, तो मैं क्या लिखूंगा,
कमरे के अंदर वायु के अणुओं की संख्या किसी ज्योमेट्री बॉक्स में के अंदर वायु के अणुओं की संख्या से बहुत अधिक है। तो आपका इसका कंपैरिजन भी हो गया। आप कुछ भी ले सकते हो, ज्योमेट्री बॉक्स की जगह आप है ना एक होलो क्यूबॉइड ले सकते हो, मतलब घनाभ ले सकते हो, या फिर एक छोटी सी पेटी ले सकते हो, माचिस की डिब्बी ले सकते हो, खाली माचिस की डिब्बी वो भी ले सकते हो। ऐसे ही बृहस्पति क्रिकेट बॉल की जगह आप कंचे ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही साइकिल की जगह आप बैलगाड़ी ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ही आप परमाणु बहुत छोटे होते हैं, यहाँ पे मैंने फुटबॉल लिया है, आप फुटबॉल की जगह क्रिकेट बॉल भी ले सकते हो, या फिर सॉकर बॉल भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो जो गोल हो, लेकिन साइज परमाणु से काफी बड़ा होना चाहिए उसका साइज। अब देखो लास्ट क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन से बहुत भारी होते हैं। अब देखो इसमें तुलना ऑलरेडी कर रखी है, दो ऑब्जेक्ट्स हैं इसमें, एक तो इलेक्ट्रॉन है और एक प्रोटॉन है, तो इसमें हमें कंपैरिजन की जरूरत नहीं है, ये आपका ऑलरेडी सही सेंटेंस है। ध्वनि की गति प्रकाश की गति से बहुत कम होती है, ऑब्वियसली बात है ना। तो इसमें भी दो चीजों का कंपैरिजन हो रहा है, तो इसमें भी आपको किसी दूसरे ऑब्जेक्ट को लिखने की आवश्यकता नहीं है, ये ऑलरेडी कंपेयर हो रहा है। तो ये आपका कंपैरिजन का क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 4 नंबर था ना, 5 नंबर है आपका, ये देखो सॉरी ये आपका हो गया 5वां क्वेश्चन। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है, लंबाई का कोई ऐसा नया मात्रक चुना गया है जिसके अनुसार निर्वात में प्रकाश की चाल 1 है। ठीक है, अब यूनिट तो वो कोई चुना गया है वो लगाएंगे, एक चाल बता दी प्रकाश की चाल निर्वात में। अब लंबाई के नए मात्रक के पदों में सूर्य तथा पृथ्वी के बीच की दूरी कितनी है, प्रकाश इस दूरी को तय करने में 8 मिनट और 20 सेकंड लगाता है। अब देखो आपको क्या निकालना है, दूरी निकालनी है। दूरी कैसे निकलेगी, चाल गुणा समय, समय आपको दे रखा है, चाल भी आपको दे रखी है, लेकिन लंबाई का नया मात्रक आपने क्वेश्चन में बोला है कि नया मात्रक हमने लगाया है। अब नया मात्रक क्या है उसका तो अपन को देखना नहीं है, अपन डायरेक्ट दूरी निकालेंगे। तो डिस्टेंस बराबर होती है स्पीड गुणा टाइम, यानी कि चाल गुणा समय। अब प्रकाश की चाल क्या होती है, चाल आपकी प्रकाश की होती है 1, आपको देखो दिया है प्रकाश की चाल 1 है। वैसे तो 3 गुणा 10 की घात 8 मीटर पर सेकंड होती है, लेकिन यह आपको नहीं लेना है, यहाँ पे ऑलरेडी प्रकाश की चाल 1 दे रखी है, तो स्पीड तो होगी 1, ठीक है, 1 यूनिट, ये तो होगी स्पीड। और समय आपको कितना दे रखा है, 8 मिनट 20 सेकंड। इसको मैं सेकंड में कन्वर्ट कर लूं, 8 मिनट में कितने सेकंड हो गए, 8 गुणा 60, ये हो गए 480 और ये हो गए 20 सेकंड, तो टोटल कितने हो गए 500 सेकंड, 480 प्लस 20 500 सेकंड, तो ये तो हो गया टाइम। तो आपकी दूरी निकल जाएगी, दूरी क्या हो गई, 1 गुणा 500 यूनिट, कोई नई यूनिट ली है ना दूरी की, तो अपन को पता नहीं है कौन सी यूनिट, तो आप सीधा यूनिट लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। तो दूरी आ गई आपकी 500 यूनिट, यह आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लंबाई मापने के लिए निम्न में से कौन सा सबसे परिशुद्ध यंत्र है। परिशुद्ध मतलब कि एक्यूरेसी, है ना, एक्यूरेसी या फिर सॉरी प्रिसीजन। परिशुद्ध का मतलब होता है प्रिसीजन, यथार्थता का मतलब होता है एक्यूरेसी। तो प्रिसीजन का मतलब हो गया लीस्ट काउंट। जब भी प्रिसीजन आ जाए, परिशुद्ध आ जाए, तो आपको लीस्ट काउंट देखना है। जिसका सबसे कम लीस्ट काउंट होगा ना, वो सबसे ज्यादा परिशुद्ध होगा, सबसे ज्यादा प्रिसाइज होगा। जिसका लीस्ट काउंट यानी कि इसको क्या कहते हैं, अल्पतमांक, यानी कि पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं। जिसका सबसे कम होगा ना, मतलब डिजिट्स जिसके सबसे ज्यादा हो गए पॉइंट के बाद, लेकिन इसका ये थोड़ा सा उल्टा होता है। जिसमें सबसे ज्यादा डिजिट्स होते हैं ना पॉइंट्स के बाद, उसका सबसे लीस्ट काउंट होता है। इस तरह से इसको बोला जाता है। तो देखो पहला क्या है, एक वर्नियर कैलीपर जिसका वर्नियर पैमाने पर 20 विभाजन है। देखो तो वो वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट कितना आ जाएगा। वर्नियर कैलीपर का लीस्ट काउंट आ जाएगा, इसका देखो फॉर्मूला ये होता है, एक स्टैंडर्ड डिवीजन यानी कि जो नॉर्मल स्केल है उसके डिवीजन माइनस आपको वर्नियर स्केल, वर्नियर कैलीपर के डिवीजन। ये वैसे तो आपके ना दे नहीं रखा आपका वर्नियर कैलीपर और स्क्रू गेज, ये आपको दे नहीं रखा, आपका मतलब मैटर नहीं है आपकी बुक में, लेकिन इसके क्वेश्चन दे रखे हैं। तो या तो अच्छा होगा कि ये है ना, मैं आपको पहले वर्नियर कैलीपर और स्क्रू गेज का इंट्रोडक्शन दे दूं और उसके फॉर्मूले बता दूं, तब आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अभी है ना ये क्वेश्चन अपन स्किप करते हैं, ये बाद में करा लेंगे जब अपन वर्नियर कैलीपर और स्क्रू गेज पढ़ेंगे, तब कर देंगे ये सारे क्वेश्चन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपका 7वां क्वेश्चन है, वो भी आपका यही मेजरमेंट का ही है, इंस्ट्रूमेंट का। 8वां क्वेश्चन भी आपका मेजरमेंट का ही है, वो भी आपको वही देखना है, मेजरमेंट करना है। 6, 7, 8 ये आपके क्या हो गए, मेजरमेंट के क्वेश्चन हो गए। ये वैसे तो मेजरमेंट का नहीं है, लेकिन हम कर लेंगे इसको। आपका 9वां क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है, किसी मकान का फोटोग्राफ 35 mm स्लाइड पर 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्र घेरता है। स्लाइड को किसी स्क्रीन पर प्रक्षेपित किया जाता है और स्क्रीन पर मकान का क्षेत्रफल 1.55 मीटर स्क्वायर है। प्रक्षेपित पर्दा व्यवस्था का रेखीय आवर्धन क्या होता है। देखो एक फॉर्मूला होता है, लीनियर मैग्निफिसेंट क्या बोलते हैं इसको, हाँ मैग्निफिकेशन, लीनियर मैग्निफिकेशन। जो लीनियर मैग्निफिकेशन यानी कि रेखीय आवर्धन है, इसका एक फॉर्मूला होता है अंडर रूट में एक्सियल मैग्निफिकेशन यानी कि MA। तो आपको पहले MA निकालने की जरूरत है। MA कैसे निकलेगा, ये देखो इन दोनों के वैल्यू से। आपको क्या दे रखा है, मकान जो है ना, मकान की फोटो का क्षेत्रफल, मकान की फोटो का क्षेत्रफल आपको दो जगह दे रखा है। पहले तो है स्लाइड, स्लाइड पर इसकी वैल्यू दे रखी है 1.75 सेंटीमीटर स्क्वायर। और यही मकान की फोटो अगर स्क्रीन पर प्रोजेक्ट कर दूं मैं, तो स्क्रीन पर इस मकान के क्षेत्र की जो एरिया है वो दे रखा है आपका 1.55 मीटर स्क्वायर। ये सेंटीमीटर में है, ये मीटर में है, तो इसको मैं सेंटीमीटर में चेंज कर लेता हूँ। ये हो जाएगा 1.55 इंटू 10⁴ सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आगे आपके, अब देखो आपको निकालना है MA। MA क्या होता है,
स्क्रीन का आपको एरिया अपॉन आपका किसका स्लाइड पर एरिया, बड़ी वैल्यू को हम ऊपर रख देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो ये तो हो गया आपका एक्सियल मैग्निफिकेशन। अब आपका लीनियर यानी कि रेखीय आवर्धन क्या हो जाएगा, √MA। तो ये कितना आ जाएगा, √1.55 गुणा 10⁴ अपॉन 1.75 गुणा 1। इसकी वैल्यू आप कैलकुलेट करोगे तो ये आ जाएगा 94.11। इतना आवर्धन होगा इसका, रेखीय आवर्धन। ये बस दो फॉर्मूले हैं, इसको देखने की जरूरत है। आवर्धन होगा तो मतलब आपको बड़ी वैल्यू ऊपर रखनी है, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है कि आवर्धन है। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, आपको सार्थक अंकों की संख्या ज्ञात करनी है, यानी कि सिग्निफिकेंट नंबर, ये देखना है। पहला क्वेश्चन क्या है, 0.007 मीटर स्क्वायर। तो मैंने क्या बताया था, जब पॉइंट्स में वैल्यू आ जाए तो पहले वाली जो जीरो है, डिजिट से पहले जितने भी जीरो है उनको हम काउंट नहीं करते। 7-8 रूल्स पढ़े थे हमने SF निकालने के। तो पॉइंट्स में क्या बोला था कि इससे पहले जो भी संख्या से पहले जितने भी डिजिट आएंगे जीरो के, वो काउंट नहीं होंगे, तो इसका SF हो जाएगा 1। ऐसे ही 2.64 है इंटू 10⁻24 kg। ये देखो हम काउंट नहीं करते, 10 की पावर में कोई काउंट नहीं करते अपन SF। तो ये कितने हो जाएंगे, 1 2 3, तो इसका SF कितना हो जाएगा, 3। तीसरा क्वेश्चन क्या है, 0.237 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब। तो इसमें देखो आपके लास्ट पॉइंट्स में हमेशा है ना, लास्ट वाला जीरो काउंट होगा, ये याद रखना है। पहले वाले जीरो काउंट नहीं होते, लेकिन लास्ट वाला जीरो काउंट होता है। तो कितने हो जाए, 1 2 3 और 4, तो इसके कितने हो जाएंगे, SF 4 हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाँ 6.320 जूल। तो पॉइंट्स के बाद लास्ट में जीरो भले ही हो, वो काउंट होगा, पहले काउंट नहीं होता। तो ये कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, तो ये कितना हो जाएगा SF इसका 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 6.032 न्यूटन मीटर स्क्वायर। तो इसमें भी कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4, है ना, ना शुरू में जीरो है ना लास्ट में जीरो है, तो इसके भी हो जाएंगे 4। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है आपका, 0.000632 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ पॉइंट्स में जो पहले जीरो है वो इग्नोर करते हैं अपन, उसको काउंट नहीं करते हैं। तो कितना हो जाएगा, 1 2 3 4, इसका भी SF 4। तो इस तरह से आपके सार्थक अंक कैलकुलेट हो जाएंगे। अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कौन सा था, 10वां क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 11वां क्वेश्चन है ये, धातु की किसी आयताकार शीट की लंबाई, चौड़ाई और मोटाई इतनी है, तो सार्थक अंकों तक इस शीट का क्या करना है, क्षेत्रफल और आयतन निकालना है। तो बस निकाल लेंगे। पहले तो वैल्यूज रख लेते हैं। लंबाई कितनी दे रखी है, 4.234 मीटर। चौड़ाई आपको दे रखी है 1.005 मीटर, और आपकी थिकनेस, मोटाई दे रखी है 2.01 सेंटीमीटर। तो पहले तो यूनिट सेम करो, ये सेंटीमीटर में, इसको मीटर में चेंज करना पड़ेगा। तो बट्टे 100 कर दो आप, सेंटीमीटर है तो मीटर में चेंज हो जाएगा, 0.0201, ये हो गया मीटर। अब देखो सार्थक अंक तक याद करनी है, उचित सार्थक अंक। इसके सार्थक अंक कितने हैं, 4। इसके सार्थक अंक हो गए 4, इसके सार्थक अंक 3। तो हमेशा सबसे कम सार्थक अंकों तक की वैल्यू हमें निकालनी होती है, बस यही आपको ध्यान में रखना है। तो आयताकार शीट, किसी घनाभ का क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है
2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणा लंबाई, ये होता है आपका फॉर्मूला। इसमें वैल्यू रखोगे आप 2 गुणा 4.234 गुणा 1.005 प्लस 1.005 गुणा 0.0201 प्लस 0.0201 गुणा 4.234। इस तरह से आप इसको कैलकुलेट करोगे ना तो आपकी वैल्यू आ जाएगी 8.72 मीटर स्क्वायर। ये आ गई आपकी एरिया। अब देखो 3 तक निकालना है, आपकी 3 तक ही आएगी, 1 2 3। ये आपका आंसर आ गया एरिया का। वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला होता है किसी घनाभ का? किसी घनाभ के आयतन का फॉर्मूला होता है लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई। तो इसमें वैल्यू रखोगे 4.234 गुणा 1.005 गुणा 2.01। इसको कैलकुलेट करोगे, मल्टीप्लाई करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 0.0855 मीटर क्यूब। अब देखो ये अपन काउंट नहीं करते, ये आपका एसएफ आ गया 3, तो 3 तक निकल गया आपका आयतन भी। तो इस तरह से सार्थक अंकों तक आपका इस तरह से आंसर निकल जाएगा। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है, पंसारी की तुला द्वारा मापे गए डिब्बे का द्रव्यमान है 2.30 या फिर 2.3 किलो। सोने के 2 टुकड़े जिनका द्रव्यमान है 20.15 ग्राम और 20.17 ग्राम डिब्बे में रखे जाते हैं। ये सोने के टुकड़े आपके तुला में डिब्बे में रख दिए। अब डिब्बे का कुल द्रव्यमान कितना आएगा रखने पर? उचित सार्थक अंकों तक टुकड़े के द्रव्यमानों में कितना अंतर है? 2 चीजें आपको निकालनी है। तो पहले तो मैं आपकी ये वैल्यूज लिख लेता हूँ। आपका द्रव्यमान, बॉक्स का द्रव्यमान कितना है? 2.3 kg। पंसारी की तुला से मापा गया है ये। अब आपका गोल्ड शीट, आपके गोल्ड के टुकड़े, पहला गोल्ड का टुकड़ा लिया आपने, इसका द्रव्यमान कितना आया? 20.15 ग्राम। आप है ना यूनिट सबसे पहले सेम करो, जो इम्पोर्टेंट होता है ना उसमें आप यूनिट कन्वर्ट करोगे। तो ग्राम है, आपको इसका निकालना है, बॉक्स का निकालना है, तो इसको है ना केजी में बदलना पड़ेगा क्योंकि ये केजी में गिवन है। तो ये केजी में बदलेंगे तो नीचे 1000 से डिवाइड हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा? 0.02015 केजी। इसी तरह दूसरे गोल्ड के टुकड़े का द्रव्यमान कितना आ जाएगा? देख कितना रखा है? 20.17 ग्राम, और आएगा कितना? 0.02017 केजी। केजी में इतना आ जाएगा, 1000 से डिवाइड कर दिया मैंने। पहले तो निकालना आपका टोटल द्रव्यमान कितना होगा। तो आप है ना इन तीनों वैल्यूज को ऐड कर दो। कितना है? 2.3 प्लस 0.02015 प्लस 0.02017, ये आपका आ जाएगा 2.34032 kg। अब आपको एसएफ तक निकालना है। देखो इसका एसएफ कितना है? 2 है, तो इसको भी 2 तक ही निकालना है। तो कितना आ जाएगा? 2.3 kg। ये आपका आंसर आ गया टोटल द्रव्यमान का। अब आपको निकालना है अंतर, गोल्ड मतलब जो गोल्ड के टुकड़े हैं, सोने के टुकड़े हैं, उनका अंतर निकालना है। तो अंतर कितना हो जाएगा? 20.17 माइनस 20.15 कितना आ जाएगा? 0.02 ग्राम। ये आपका अंतर हो गया। तो इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये क्वेश्चन है, क्या दे रखा है? भौतिक का एक प्रसिद्ध संबंध किसी कण के चल द्रव्यमान यानी कि मूविंग मास m विराम द्रव्यमान m नोट, इसकी चाल v और प्रकाश की चाल c के बीच है। मतलब कि यह कोई रिलेशन है इन 4 क्वांटिटी के बीच।
और जो भी रिलेशन है ये क्वेश्चन में दे रखा है अल्बर्ट आइंस्टीन ने अपेक्षिकता के यानी कि थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से निकाला था। अब क्या करता है ये स्थिरांक c को लगाना भूल जाता है, यानी कि c को लिखना भूल जाता है। अब वो लिखता क्या है m बराबर m0/1 - का टोटल अंडर रूट। अब ये बताना है कि c कहाँ लगेगा। आपको क्या करना पड़ेगा कि देखो इसका एप्लीकेशन है डायमेंशन का, उससे हो जाएगा। ये डायमेंशन का एप्लीकेशन है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। ये प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये क्या कहता है आपका कि अगर एक साइड की विमा अगर मान लो कुछ विमा दे रखी है x, तो दूसरी साइड यानी कि लेफ्ट साइड अगर विमा x है तो राइट हैंड साइड की विमा भी x होगी। यही होता है प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी। तो अगर ये क्या है मास है आपका, मास का जो वो विमा होती है m1 L0 T0, ये आपकी विमा है। तो यहाँ भी इसको पूरा कैलकुलेट करेंगे ना, तो यहाँ भी विमा m1 L0 T0 आनी चाहिए, यानी कि m1 आनी ही चाहिए, ये जरूरी है, तभी आपका ये इक्वेशन सही होगा। तो देखो ये तो m1 है। अब इनकी हम डायमेंशंस निकालते हैं सबसे पहले। तो अब डायमेंशन या तो निकाल लो वरना ऐसे ही हो जाएगा। देखो ये m1 कब आएगा, ये जो दूसरी टर्म है ना m0/1 - का अंडर रूट, ये आपका m1 कब आएगा, जब ये जो नीचे का है डायमेंशन लेस हो जाए, यानी कि इसकी वैल्यू 1 आ जाए। कैसे भी, या तो 1 आ जाए या डायमेंशन लेस हो जाए। अब आपका v आपको दे रखा है, v होता है आपका स्पीड, ठीक है, यानी कि चाल। ये देखो दे रखा है, इसकी चाल दे रखा है ये, और प्रकाश की चाल आपको दे रखा है c आपको क्या दे रखा है, चाल, ये भी स्पीड है। तो देखो ये तो 1 है, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 कैसे होगी, ये 1 कब होगी, जब आप है ना स्पीड के स्क्वायर का ही डिवाइड कर दोगे। तो आपको v² तो डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि v² तो दे रखा है, आपके पास c बचता है। अगर आप v² में c² का भाग दो दोगे तो क्या ये यूनिटलेस नहीं हो जाएगी पूरी, नीचे 1 आ जाएगा। तो देखो इसको मैं क्या ये लिख सकता हूँ m0/1 - v²/c²। अगर मैं इस तरह से लिखूं तो नीचे वाला टर्म तो हो गया डायमेंशन लेस, ऊपर आपका डायमेंशन आ जाएगी m1 जो कि लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आती है। आई नहीं आई, देखो इनकी अगर मैं डायमेंशन लिखूं ना तो ऊपर तो आ जाएगी m1 L0 T0, नीचे क्या आ जाएगी, ये v² है, वेलोसिटी है। वेलोसिटी का क्या होता है m1 t - 1, और इसका स्क्वायर है तो इसका आप 2 कर दो, और नीचे क्या है c² क्या हो जाएगा, स्पीड है तो सेम ही आ जाएगी डायमेंशन, m2 t - 2 स्क्वायर है इसलिए, और फिर अंडर रूट। तो ये तो हो गया आपका कैंसिल, कोई मतलब नहीं है, बचता क्या है आपका m1। तो आपका यहाँ पे क्या आ रहा था m1, और यहाँ पर भी क्या आ रहा है m1। तो आपकी जो सही है ना, आपको ये वो है ना c² बट्टे में लिखना भूल गया, तो ये है आपका उत्तर, फाइनल उत्तर m0/1 - v²/c² का अंडर रूट, ये आपका फाइनल आंसर है। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ये आपकी डायमेंशन की एक एप्लीकेशन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये, परमाणिक पैमाने पर लंबाई का सुविधाजनक मात्रक एंगस्ट्रॉम है और इसे 10⁻⁻10 मीटर द्वारा
लिखते हैं। हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप लगभग 0.5 एंगस्ट्रॉम है। हाइड्रोजन परमाणु के 1 मोल में मीटर क्यूब में 1 मोल का आयतन में कुल आणविक आयतन कितना होगा? देखो क्या दे रखा है, पहले तो जो वैल्यूज दे रखी है वो लिख लो। आपको लंबाई एंगस्ट्रॉम देखो आप, है ना, त्रिज्या होती है मेन, जो आपकी न्यूक्लियस होता है ना किसी एटम का, उसका साइज होता है रेडियस में। तो रेडियस आपको दे रखी है, कितनी दे रखी है? हाइड्रोजन के परमाणु का आमाप 0.5 इंटू 10 की घात -10 मीटर, ये आपको रेडियस दे रखी है। आपको क्या निकालना है? आयतन निकालना है। अब एटम क्या है? एक स्फेयर है, गोला है। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। आप आर की वैल्यू बस रख दो, आपका उत्तर आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7। आपका वॉल्यूम का उत्तर आएगा 22/7 गुणा 10 0.5 गुणा 10 की घात -10 की क्यूब। इसको आप सोल्व करोगे ना तो आपका ये आंसर आ जाएगा 0.524 गुणा 10 की घात -30 मीटर क्यूब। ये तो आपका आ गया आयतन। अब 1 मोल हाइड्रोजन में है ना, देखो 1 मोल ये आप केमिस्ट्री में पढ़ोगे, 1 मोल हाइड्रोजन में 6.023 गुणा 10 की घात 23 हाइड्रोजन एटम्स आते हैं। ये फिक्स होते हैं, आप केमिस्ट्री में इसकी वैल्यू पढ़ोगे, जब आप एटम्स की स्टडी करोगे ना तब आपको वहां पे आएगा। अब 1 मोल हाइड्रोजन में, हाँ 1 मोल हाइड्रोजन एटम में इतने आते हैं, तो इतने आयतन में कितने आएंगे? आप इन दोनों की गुणा करोगे तो आपका टोटल आंसर आ जाएगा। जैसे कि 6.023 गुणा 10 की घात 23 को मैं 0.524 इंटू 10 की घात -30 से गुणा करूंगा। मैंने गुणा क्यों की? क्योंकि मेरे को क्या निकालना है? कुल टोटल 1 मोल का कुल आणविक आयतन निकालना है, मेरे को आयतन निकालना है। ये तो केवल वॉल्यूम आया है हाइड्रोजन के एटम का। अब 1 मोल में कितना आएगा वो देखना है मेरे को। तो 1 मोल में इतने अगर एटम आ रहे हैं तो आयतन कितना हो जाएगा? इतना गुणा इतना, मतलब 1 मोल हाइड्रोजन गुणा आपका आयतन, एक हाइड्रोजन का आयतन। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.16 इंटू 10 की घात -7 मीटर क्यूब। ये क्या है? ये तो है नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स, यानी कि हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या, और ये है आपका वॉल्यूम। तो इससे आपका टोटल वॉल्यूम इतना आ जाएगा। इस तरह से ये क्वेश्चन भी हो गया आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी आदर्श गैस का 1 मोल मानक ताप व दाब पर इतना लीटर आयतन है, 22.4 घेरता है, ठीक है। हाइड्रोजन के ग्राम आणुक आयतन तथा उसके 1 मोल के परमाणुक आयतन का अनुपात क्या है? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। आपको क्या दे रखा है? रेडियस दे रखी है, कितना दे रखा है? 0.5। आपको रेडियस आपको दे रखी है, पिछले कैलकुलेटर में दे रखा था 0.5 एंगस्ट्रॉम, यानी कि 0.5 इंटू 10 की घात -10 मीटर। वॉल्यूम क्या हो जाएगा इसका? अपन ने कैलकुलेट किया था पिछले क्वेश्चन में, 0.524 इंटू 10 की घात -30 मीटर क्यूब। और अपन ने ये भी दिखा था 1 मोल हाइड्रोजन एटम में इसका आयतन क्या होगा। तो मैं इसको
VA मान लेता हूँ। इसका अपन ने कैलकुलेट किया था 3.16। ये पिछला क्वेश्चन ही चल रहा है, मतलब उसी को आगे बढ़ाया गया है। 3.16 गुणा 10 की घात -7 मीटर क्यूब, इतना अपन पिछले क्वेश्चन तक कैलकुलेट कर चुके थे। अब आपको क्या चलना, मोलर वॉल्यूम मतलब कि परमाणुक आयतन। अब ये क्या होता है, एसटीपी पर है ना, जो मोलर वॉल्यूम होता है, इसको मैं वीएम मान लेता हूँ। ये आपको दे रखा है 24.4 लीटर। ये देखो दे रखा है ना, 1 मोल ताप, मानक ताप या दाब पर। एसटीपी क्या होता है, स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। एसटीपी मानक ताप व दाब पर। ये आपको आयतन, ग्राम अणु का आयतन बोलते हैं मोलर वॉल्यूम को। तो ये आपको दे रखा है इतना लीटर, मतलब कि ये कितना हो जाएगा 22.4। अगर मीटर में कन्वर्ट करूं तो ये हो जाएगा 10 की घात -3 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका मोलर वॉल्यूम। अब आपको रेशियो निकालना है किसका, VA अपॉन VM, मतलब आणविक वॉल्यूम और मोलर वॉल्यूम। 1 मोल हाइड्रोजन एटम का जो हमने वॉल्यूम निकाला था उसका, और मोलर वॉल्यूम का रेशियो निकालना था। बस अब इसका रेशियो निकाल दो, अनुपात निकालना था। तो 22 VA, सॉरी VM, ऊपर VM आएगा, सॉरी ये फॉर्मूला है आपका, ये निकालना है, ये तो पूछा है। एक अणु आयतन तथा उसके 1 मोल परमाणुक आयतन का अनुपात क्या होगा। तो ऊपर आपका मोलर आयतन होगा और नीचे होगा आपका वो आयतन, 1 मोल का आयतन। 22.4 गुणा 10 की घात -3 अपॉन 3.16 गुणा 10 की घात -7। तो ये कितनी आ जाएगी, इसको कैलकुलेट करोगे तो आपका आ जाएगा 7.08 गुणा 10 की घात 4। यह आपका रेशियो हो जाएगा। और जब भी अपन रेशियो निकालते हैं ना, तो यूनिट नहीं आती किसी भी रेशियो, यानी किसी भी अनुपात की कोई यूनिट नहीं होती, ना तो यूनिट होती है ना ही डायमेंशन होगी। ये हमेशा याद रखना है। तो इससे हम ये कह सकते हैं जो VM है ना, ये VM VA से इतने गुना ज्यादा है, ये भी अपन कह सकते हैं। मतलब कि VM बराबर 7.08 इंटू 10 की घात 4 VA के इतने गुणे बराबर होगा आपका मोलर वॉल्यूम। यह आपका हो गया इसका सॉल्यूशन। अब अपन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको दे रखा है सामान्य प्रेक्षण। ठीक है, स्पष्ट कीजिए, यदि आप तीव्र गति से गतिमान किसी रेलगाड़ी की खिड़की से बाहर देखें तो समीप के पेड़, मकान आदि रेलगाड़ी गति की विपरीत दिशा में तेजी से गति करते ही हैं। अपन रेलगाड़ी में बैठे हैं और बाहर खिड़की से बाहर देखते हैं तो अपन को पेड़ पौधे वगैरह सब कुछ है ना, एकदम फास्ट ऐसे पीछे जाते हुए दिखते हैं। परंतु दूरस्थ पिंड यानी कि पहाड़, चंद्रमा, तारे, ये सब स्थिर दिखते हैं, ये चलते हुए नहीं दिखते अपन को इतना फास्ट। मतलब ऐसा लगता है कि अपने साथ साथ चल रहे हैं, मतलब वो स्थिर है, ऐसा लग रहा है हमें कि ये हिलडुल नहीं रहे। पहाड़ियाँ, खिड़की से अपन दूर की देखते हैं बड़ी बड़ी चीजें, चांद को देखते हैं तो वो अपने ऐसे साथ साथ चल रहा होता है, ऐसे प्रतीत होता है, लेकिन वो एक्चुअल में स्थिर होता है, स्थिर प्रतीत होता है। तो वास्तव में हाँ, तो ऐसा होता क्यों है, प्रेक्षण से स्पष्ट कीजिए। आपको क्या है, ऑब्जर्वेशन करना है इसका। तो देखो, एक लाइन ऑफ साइट होती है, लाइन ऑफ साइट एक काल्पनिक रेखा होती है, ये लाइन ऑफ साइट, और ये बनती है आई, आंख और किसी वस्तु के बीच में
ये रेखा बनती है, काल्पनिक रेखा, जिसे लाइन ऑफ साइट कहते हैं। इसको हिंदी में मेरे को याद नहीं आ रहा क्या बोलते हैं, तो इसको इंग्लिश में बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। अब देखो ये रेखा है ना बनती है। अब क्योंकि ये लाइन ऑफ साइट बहुत तेजी से चेंज होगी, जैसे आपका ऑब्जेक्ट है ना, दूसरा ऑब्जेक्ट आएगा, लाइन ऑफ साइट आपकी दूसरे ऑब्जेक्ट पर आ जाएगी, तो ये ना बहुत तेजी से चेंज होते हैं। इसलिए हमें ना बहुत तेजी से ऑब्जेक्ट मूव होते प्रतीत होते हैं। लेकिन यही लाइन ऑफ साइट आप दूर देखोगे, आपका ऑब्जेक्ट बहुत दूर है, जैसे कि चांद है। अब चांद इतना दूर है, उसकी जो लाइन ऑफ साइट बन रही है ना, आसपास कोई दूसरा ऑब्जेक्ट जल्दी से नहीं आ रहा, तो उसके कंपैरिजन में बहुत धीरे धीरे आपका लाइन ऑफ साइट चेंज होगा, या फिर कह सकते हैं लाइन ऑफ साइट चेंज ही नहीं हो रही। तो ये सब है ना लाइन ऑफ साइट के कारण होता है। ये आपकी जो लाइन है ना, ये बहुत जल्दी चेंज होती रहती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसलिए आपको रैपिडली चेंज होते हुए प्रतीत होते हैं। मतलब कि जल्दी किसी कोई ऑब्जेक्ट्स है ना मोशन में प्रतीत होते हैं इस लाइन ऑफ साइट के कारण। तो ये इसका आप आंसर लिख सकते हो। इसको आप हिंदी में देख लेना क्या बोलते हैं, मेरे को याद नहीं आ रहा इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, इंग्लिश में लाइन ऑफ साइट। इसका आंसर यही होगा कि है ना पास में के जो इमेजरी लाइन बनती है, जिसे हम यानी कि काल्पनिक रेखा बनती है जिसे हम लाइन ऑफ साइट कहते हैं, वो क्या है, जल्दी मूव होती है ऑब्जेक्ट्स के बीच में, इसलिए हमें वस्तुएं जल्दी ऐसे मोशन में दिखती है। जबकि दूर जो वस्तुएं हैं उसमें लाइन ऑफ साइट चेंज नहीं होती, इसलिए हमें वो स्थिर वस्तुएं दिखाई देती है। आप ये लिख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आपकी यूनिट पूरी ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगी। आपके बस वो मापन, वो इंस्ट्रूमेंट बचते हैं, वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज के। वो कभी अलग से एक टॉपिक बना दूंगा, छोटा सा 5-10 मिनट का होगा। आपको वर्नियर कैलिपर भी बता दिया जाएगा, उसमें स्क्रू गेज भी बता दिया जाएगा, और उससे रिलेटेड जो 3 क्वेश्चन अपन ने छोड़े थे वो भी बता दिए जाएंगे। अब ये लास्ट क्वेश्चन करते हैं, इसके बाद यूनिट कंप्लीट हो जाएगी अपनी। क्या दे रखा है क्वेश्चन में, सूर्य एक उष्म प्लाज्मा है जिसके आंतरिक कोर पर ताप 10⁻7 केल्विन से अधिक और बाह्य पृष्ठ का ताप 6000 केल्विन है। इतने अधिक ताप पर कोई पदार्थ ठोस या तरल अवस्था में नहीं रह सकता। आपको सूर्य का द्रव्यमान घनत्व किस परिसर में होने की आशा है। मतलब आपको घनत्व निकालना है इसका। क्या यह ठोसों, तरलों या गैसों के घनत्व में परिसर में है, यानी कि इन ठोस, तरल और गैस के जो घनत्व है उनकी रेंज में आ रहेगा इसका घनत्व। क्या आपका अनुमान सही है, इसकी जांच तो निम्नलिखित आंकड़ों कर सकते हैं। देखो आपको वैल्यू क्या क्या दे रखी है, द्रव्यमान दे रखा है सूर्य का, द्रव्यमान कितना दे रखा है 2.0 गुणा 10⁻30। आपको देखो जो भी वैल्यू है ना पॉइंट्स में दे रखे है, तो आपको पॉइंट्स में लेके चलनी है, क्योंकि ये यूनिट एंड मेजरमेंट्स है, इसमें पॉइंट्स का विशेषकर ध्यान रखना पड़ेगा। जो वैल्यू आपको गिवन है ना उसी फॉर्म में आपको वैल्यू रखनी है। ऐसे नहीं कि 2.0 तो 2 ही होता है तो 2 लिख दो, ऐसा नहीं करना। हालांकि नंबर कटने के चांसेस कम होते हैं, लेकिन फिर भी आपको वैसे जैसे दे रखा है वैसे ही लिखना होगा। आपको दूसरी वैल्यू क्या है, सूर्य की त्रिज्या, आपको रेडियस कितनी दे रखी है सन की, 7.0 गुणा 10⁸ मीटर। ये आपको दो वैल्यू दे रखी है। आप इसका पहले तो अब देखो घनत्व निकालना है। देखो वॉल्यूम आपका होता है मास अपॉन घनत्व होता है आपका, घनत्व होता है मास अपॉन वॉल्यूम। तो मास तो आपके पास है, द्रव्यमान तो आपके पास पड़ा है, वॉल्यूम नहीं है। वॉल्यूम क्या आ जाएगा इसका, सूर्य का पहले वॉल्यूम निकालो। तो वॉल्यूम होता है, सूर्य एक गोला है, गोले का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। कितना आ जाएगा 4/3 गुणा 22/7 गुणा 7.0 गुणा 10⁸ क्यूब मीटर क्यूब। ठीक है, तो इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी
1437.3 गुणा 10 की घात 24 मीटर क्यूब। ये तो आ गया आपका वॉल्यूम। मास आपको गिवन है तो बस घनत्व के फॉर्मूले में आप रख दो। आपका घनत्व बराबर होता है m/v। मास आपको दे रखा है 2.0 गुणा 10 की घात 30 किलो में दे रखा है, और वॉल्यूम आपने निकाला है मीटर में। कितना निकाला है? 41437.3 गुणा 10 की घात 24 मीटर क्यूब। इसको आप कैलकुलेट करोगे तो इसकी वैल्यू आएगी 1.4 इंटू 10⁻³ kg मीटर क्यूब। अब जो आपका डेंसिटी होती है ना लिक्विड, सॉलिड और गैस की, उसकी रेंज के बीच में आ रहा है ये। देखो लिक्विड जैसे वाटर की है, वाटर की 1 होती है, ठीक है, डेंसिटी, और आपकी बढ़ती जाती है। वो गैस की कम होती है, 1 से कम होगी। वाटर की आपकी 1 होती, और सॉलिड की आपकी 1 से ज़्यादा होती है ना। और अलग अलग सॉलिड की अलग डेंसिटी होती है। तो आपकी ये रेंज में आ रही है डेंसिटी, जो सूर्य की है ना डेंसिटी, वो रेंज में आ रही है। तो पहला जवाब तो हो गया कि हाँ आपके परास में आ रही है, जो घनत्व निकाला है सूर्य का वो परास में आ रहा है। अब ये दूसरा है कि ये रह कैसे रहे हैं, क्योंकि इतने ज़्यादा टेम्परेचर में पॉसिबल नहीं दिखता अपन को। तो ये क्या है, सूर्य का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, इस वजह से वो इन सब चीज़ों को ना वो एक अपने वो ग्रेविटेशन फोर्स के कारण एक जगह वो अपने तरफ अट्रैक्ट करता रहता है। तो इसलिए ये पॉसिबल है इस अवस्था में रहना। तो ये आपका यूनिट कंप्लीट, ऑलमोस्ट कंप्लीट। अब जो 3 क्वेश्चन है वो कभी अगर मैं स्केल कराऊंगा, छोटा सा वीडियो बनेगा तो उसके साथ है ना 3 क्वेश्चन करा दूंगा, तो आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट होती है यहाँ पे। अब आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि है ना फर्स्ट यूनिट के है ना आपके काफ़ी सारे वीडियो बन गए, जबकि फर्स्ट यूनिट आपकी बहुत छोटी सी है। टोटल 11 या 12 पेज की आप है ना किताब में देखोगे, अपनी बुक में देखो तो केवल 12 पेज है, और 12 पेज को पढ़ने में इतना टाइम नहीं लगता। और आपने ये भी नोटिस किया होगा कि मैंने एरर्स इन मेजरमेंट्स के न्यूमेरिकल्स कराए थे कुछ, तो उसका एक भी कोई भी क्वेश्चन है ना आपके बुक में नहीं दे रखा। आपने ये भी नोटिस किया होगा। तो ये क्या है, जब आप कोई एंट्रेंस एग्जाम दोगे ना, इंजीनियर एंट्रेंस एग्जाम वगैरह, तो इसमें क्या जितना भी पढ़ाया है ना मैंने, यूनिट एंड डायमेंशन, एरर्स वगैरह जितना भी पढ़ाया है वो भी कम है उसके लिए। ये केवल आपका बेसिक है। तो आपके अगर आपको केवल एनसीईआरटी को एम रखना है, केवल उसी को पढ़ना है, तब तो आप उसमें आप ना बुक्स देखना, जितना पढ़ाया है मैंने वो समझ लेना। एक्स्ट्रा समझो तो बहुत ही अच्छी बात है, सारे वीडियो देखोगे। बाकी ये जो फर्स्ट यूनिट है ना मुश्किल से मैक्सिमम टू मैक्सिमम 3 वीडियो में ख़त्म हो जाती है, इतनी ही यूनिट है ये। मैंने बहुत ज़्यादा वीडियो बनाए हैं ताकि आपका कुछ रहे ना, आपका टोटल बेसिक कवर हो जाए। और ये तो राजस्थान में है, हो सकता है सीबीएसई में थोड़ा सा ज़्यादा पार्ट हो, या फिर किसी और बोर्ड में ज़्यादा पार्ट हो इस फर्स्ट यूनिट का। तो मैंने सारा कवर कर दिया, अपने अपने हिसाब से देख लो कि किसको कितना देखना है। अब नेक्स्ट टाइम से ये तो मैंने सारा किया, नेक्स्ट टाइम से क्या है, मैं ये मेंशन करता जाऊंगा कि आपके एनसीईआरटी राजस्थान में है ना ये टॉपिक नहीं है आपकी बुक में, तो मैं साथ साथ में मेंशन करता जाऊंगा, ताकि आपको फिर है ना ऐसे कैटेगराइज करने की ऐसे टाइम नहीं लगेगा। आपको वीडियो के साथ साथ ही बताते जाऊंगा कि ये आपकी बुक में है या आपकी बुक में नहीं है, जिससे आपको आसानी हो जाएगी। धन्यवाद।